नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल एचएन अध्ययन पे। तो त्योहारों का सीज़न आ गया है और लगातार बैक टू बैक कई सारे त्यौहार हैं और त्योहारों का मतलब है ढेर सारी छुट्टियाँ। इन छुट्टियों में आप क्या कर रहे हो? त्यौहार मना रहे हो, जोश खरोश से बहुत सारा उत्साह है, लेकिन साथ ही साथ इस उत्साह को, इस एनर्जी को हमें अपने पढ़ाई की तरफ भी लगाना है, भूलना नहीं है, ठीक है। इसी उत्साह को और बढ़ाने के लिए एचएन अध्ययन आपके लिए लाया है एक छोटा सा उपहार, एक नई पहल। और ये क्या है? बिग फेस्टिव ऑफर। 9 से 13 अक्टूबर तक आप एचएन अध्ययन पे चलने वाले कोई भी बैच को मात्र 301 रुपये में ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी बैच जो चल रहा है, चाहे वो आपका हिंदी साहित्य का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, पीजीटी का बैच हो या एचपीएससी हो, उसके अलावा नेट का, जीएस फर्स्ट पेपर का, जो भी बैच हमारे एचएन अध्ययन ऐप पर चल रहा है, वो सभी बैच आप कोई भी उसमें से आपको लेना है, वो मात्र 301 रुपये में आपको उपलब्ध मिलेगा। उसके लिए क्या करना है आपको? उसके लिए आपको डाउनलोड करना है हमारा एचएन अध्ययन ऐप, जो कि आपको आराम से प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। यदि कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमारे यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पर भी देख सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी इसकी इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है। उसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे इस नंबर पे 94 50 40 47 52 इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका जो भी आपको टेंशन परेशानी आ रही हो बैच को लेने में, आप पूरी तरीके से हमसे बातचीत करने के लिए फ्री हैं। बस आप जल्दी से बैच ज्वाइन कर ले, क्योंकि सारे क्लासेस जो है वो रनिंग में है, सब क्लास चल रही है, ठीक है। तो इस फेस्टिवल का, इन छुट्टियों का थोड़ा सा लाभ और उठाइए और जुड़िए हमारे साथ, अपनी पढ़ाई को दीजिए और ज़्यादा ऊर्जा और ढेर सारा उत्साह के साथ तैयारी में जुटे रहिए, ठीक है। और फिर शुरू करते हैं रोज़ की तरह आज का फिर प्रैक्टिस क्लास। रोज़ आपको 7 बजे चुनिंदा प्रश्नों के साथ हम रोज़ आपको उपलब्ध रहते हैं और उसमें प्रश्न सॉल्व कराते हैं और उसके संभावित प्रश्न जो भी होता है इर्द गिर्द, उस पर भी बात करते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के चुनिंदा प्रश्न। आज का प्रश्न है पहला, सुमित्रा नंदन पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है? किस ग्रंथ को? कई सारी रचनाएं की हम जानते हैं। सुमित्रा नंदन पंत ने छायावाद के बड़े वरिष्ठ रचनाकार रहे हैं, 4 स्तंभों में से एक सुमित्रा नंदन पंत भी हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहा जाता है इनको, प्रकृति के कवि हैं, ठीक है। प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? किसको बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास, कौन सी रचना को इसमें कहा है? सही जवाब क्या है आपका? आपके विकल्प हैं ए पल्लव, बी ग्रंथि, सी वीणा और डी उच्छ्वास। चारों ही इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आपको पूछ रहा है कि कौन सा इसमें जो है बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास। इसका सही उत्तर है, सही उत्तर होगा सी वीणा। वीणा जो कि लगभग 1927 में इनकी रचना आती है। इसको पंत जी ने बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है। बड़ी अच्छी रचना है इनकी। साथ ही इनकी अन्य रचनाओं की मैं बात करूं तो एक और प्रसिद्ध है जो कि पल्लव के बारे में है। पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है, ठीक है। पल्लव क्या है? छायावाद का घोषणा पत्र, ठीक। लगभग 1928 में यह रचना आती है, ठीक है। ग्रंथि आपकी 1920 में आती है और उच्छ्वास भी लगभग 1920 के लगभग आती है, ठीक। तो 2 चीज़ जो इनके इम्पॉर्टेंट है, एक तो वीणा को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास, दूसरा पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र कहते हैं। चारों ही इनका जो काव्य संग्रह है वो महत्वपूर्ण है। इन सभी से प्रश्न पूछ सकता है, हो सकता है क्रम बैठाने को भी इसका प्रश्न पूछ ले, ठीक है। तो ये रहा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? दूसरा सप्तक, छायावाद प्रयोगवाद का जो आंदोलन हुआ था वो हम जानते हैं अज्ञे ने तार सप्तक के द्वारा किया था। तार सप्तक का बड़ा महत्व है,
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है तार सप्तक किस लिए? प्रयोगवादी आंदोलन के लाने के लिए। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, 4 भाग में है पूरे, ठीक है। और इन सभी का जो प्रकाशन है वो किसने किया है? अज्ञे ने। इन सभी का प्रकाशन कौन कर है? अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन। अज्ञे प्रयोगवाद के प्रवर्तक भी कहे जाते हैं, तार सप्तक के प्रवर्तक कहे जाते हैं। आपका प्रश्न क्या पूछा है? दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? ठीक है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष, इसका आपके विकल्प हैं ए 1951, बी 1952, सी 1950 और डी 1960। सही जवाब क्या है मैं दूँ इससे पहले आप ज़रूर दें। और एक बात मैं और कहूँगी, जब भी आप जवाब देते हैं तो प्रश्न के साथ लिखते हैं कि 22 का सी, 23 का डी, ठीक है। इससे कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि आप किस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? मैं लिखूँ इससे पहले आप ज़रूर लिखें। इसका सही जवाब है 1951 में दूसरा सप्तक प्रकाशित होता है, ठीक है। 4 सप्तक है, ठीक है, 4 सप्तक। पहला सप्तक या उसे तार सप्तक कहते हैं। तार सप्तक किस सन में आता है? 1943 में, ठीक है। दूसरा सप्तक आता है 1951 में। और तीसरा सप्तक है, तीसरा सप्तक है आपका 1959 में। और चौथा सप्तक है 1979 में, ठीक है। तो अगर आप क्रम देखेंगे तो पहला जो आएगा 1943 में, प्लस 8 साल बाद आएगा आपका दूसरा सप्तक, फिर प्लस 8 साल बाद आएगा आपका तीसरा सप्तक, फिर प्लस 20 साल बाद आपका आएगा चौथा सप्तक। तो ये क्रम बना करके बात आप एक ही सन अगर याद कर लोगे तो भी आपके लिए आसान हो जाएगा। 43 याद है आपको, याद है कि कौन कौन सा बाकी समय भी आया था, क्योंकि तार सप्तक इम्पॉर्टेंट है और तार सप्तक से घुमा फिरा के प्रश्न पूछ लेता है। सभी सप्तक याद होने चाहिए। सभी सप्तक में कौन कौन से कवि हैं? सभी सप्तक में 7 अलग अलग कवि हैं, ठीक है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। हम दूसरे सप्तक की फिलहाल बात करें तो दूसरे सप्तक में जो कवि हैं 7 कवि हैं, उनके बारे में मैं ज़रूर बताऊंगी। पहले तो फॉर्मूला याद कर ली सभी सप्तकों का। दूसरा सप्तक का जो फॉर्मूला है जो हम जिसे हम याद करते हैं, शह भर शनद, ठीक है, आपने याद कर लिया शह भर सनद। अब आपको ये नाम है, अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि कौन कौन से कवि हैं। तो पहले श से आ जाएंगे शमशेर बहादुर, शमशेर बहादुर, ठीक है। बहादुर। दूसरे हैं, दूसरे से क्या हो जाएंगे, हरि नारायण व्यास, हरि नारायण, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ। चौथे से क्या हो जाएंगे आपके, भवानी प्रसाद, र से क्या हो जाएंगे, रघुवीर सहाय, ठीक है। श से कौन हो जाएंगे, शकुंत माथुर, ये महिला है, ठीक है। एक ये भी प्रश्न पूछता है कि किस सप्तक में महिला थी या किस सप्तक में महिला नहीं थी, ठीक है। अगला है न से, न से है आपका नरेश मेहता, नरेश मेहता। ध से है धर्मवीर भारती, ठीक है। ये सारे कवि किस में हैं, आपके दूसरे सप्तक में हैं, ठीक है। ऐसे ही सारे चारों सप्तक का जो है वो फॉर्मूला के साथ याद करेंगे हम अपनी क्लास में, इस पे हम पूरी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है किले में, और ये किसका, किस कवि की कविता है।
किले में औरत किस कवि की कविता है? फेमस कविता है। आपके विकल्प हैं ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बी पवन करण, सी रघुवीर सहाय, डी अरुण कमल। मैं बता दूं, थोड़ा सा हिंट अगर दूं तो ये 60 के दशक के जो कवि हैं उनकी रचना है। इसका जवाब है सी रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय की कविता संकलन है हंसो हंसो जल्दी हंसो। ठीक है, हंसो हंसो जल्दी हंसो। इसी कविता में, इसी संग्रह में ये कविता जो है किले में औरतें, ये संग्रहित है। ठीक है, रघुवीर सहाय धूमिल के समय के कवि हैं, बड़े चर्चित कवि हैं। धूमिल की और रघुवीर सहाय की भाषा जो है वो लगभग एक ही हो जाती है, लेकिन अगर ये भी कहा जाता है कि धूमिल जो है वो अपनी बातों को ज़्यादा दरेरा दे करके कहते हैं और रघुवीर सहाय थोड़ा सॉफ्ट तरीके से वही बात कहते हैं। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? हिंदी का पहला उपन्यास क्या होगा, इस पे बड़ा ही विवाद है। अब आप बताएं हिंदी का पहला उपन्यास कौन है? इसका विकल्प आप जरूर लिख देंगे, 24 के में लिख देंगे कि पहला उपन्यास कौन है। मैं ये प्रश्न पहले पूछ रही हूँ, पहला उपन्यास कौन है? अब ये है दृष्टि की गोपाल राय ने किसने माना है। ठीक है, हिंदी उपन्यास की जो यात्रा है इनकी पुस्तक, उसमें इन्होंने बाकायदा समीक्षा देते हुए माना है कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन है। आपके विकल्प है ए परीक्षा गुरु, बी भाग्यवती, सी देवरानी जेठानी की कहानी, डी वामा शिक्षक। गोपाल राय के हिसाब से आपकी पहली जो उपन्यास है वो है सी देवरानी जेठानी की कहानी। देवरानी जेठानी की कहानी जो कि लगभग 1870 में आती है। पंडित गौरी दत्त, पंडित गौरी दत्त, ये वही पंडित गौरी दत्त हैं जो नागरी के लिए बड़े जोर शोर से लगे थे। ठीक है, आपको याद हो रहा है, जस्ट 2 क्लास पहले की बात है, वही पंडित गौरी दत्त है। इन्हीं का एक उपन्यास है, लघु उपन्यास के या बड़ा कहानी कह सकते हैं इसको, देवरानी जेठानी की कहानी। उसे ही डॉक्टर गोपाल राय ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है। सर्वमान्य रूप से हिंदी का पहला उपन्यास कौन है आपका? परीक्षा गुरु। ठीक है, जो लगभग 1882 में आता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है फांस। फांस उपन्यास किसका है और इसकी मूल कथा क्या है? आपसे पूछा क्या है, मूल कथा क्या है? फांस बहुत चर्चित है, नए विमर्शों के केंद्र में है ये उपन्यास, इसलिए ये उपन्यास से प्रश्न पूछना बहुत लाजमी है, इम्पॉर्टेंट है। आज ये पिछली बार किसी और कमीशन में पूछा है तो अगली बार किसी और कमीशन में पूछने के ज़रूर चांसेस है। फांस उपन्यास, इसके लेखक हैं संजीव। ठीक, नई पृष्ठभूमि पर है, नई विमर्शों पर है। इसकी जो पृष्ठभूमि है वो है ग्रामीण पृष्ठभूमि, ग्रामीण पृष्ठभूमि पर है। थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी अब आपको इसका उत्तर खोजने में। विकल्प है आपके ए गरीब अमीर का संघर्ष, बी गरीब किसान आत्महत्या, सी स्त्री संघर्ष, डी दलित संघर्ष। नया विमर्श है। ठीक, सही उत्तर है आपका बी किसान आत्महत्या। गांव में किसानों की क्या स्थिति, क्या बद से बदतर स्थिति होती जा रही है, इसके बारे में इस उपन्यास में उन्होंने लिखा है। सन 2015 के लगभग ये उपन्यास प्रकाशित हुई थी। नया उपन्यास है और नए विमर्शों का उपन्यास है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानी की है? क्या पूछ रहा? सचेतन कहानी हिंदी साहित्य पे जब जैसे जैसे आगे बढ़ता है,
कहानी के इतिहास की बात करें तो साठोत्तरी कहानियों के बाद कहानी आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ेगा, जिसमें आपको नई कहानी, सचेतन कहानी, सहज कहानी, सक्रिय कहानी, कई कहानियाँ इस तरीके से, कहानी, कई कहानियों का दौर जो है वो आएगा। और कई इस तरह के लेखक जो हैं जो इस कहानियों को या इस कहानी के दौर को लेकर के आएंगे। लगभग मिलती जुलता है इनका जो समय है, या कह सकते हैं इनकी जो विशेषता है वो आपस में मिलती जुलती है, लेकिन फिर भी जो अपने मूल पृष्ठभूमि में ये अलग है। कहानी आंदोलन जो है अलग है। यहाँ पूछ रहा है सचेतन कहानी की अवधारणा किसकी है। आपके विकल्प है ए मोहन राकेश, बी कमलेश्वर, सी राजेंद्र यादव, डी महीप सिंह। आसान सवाल है थोड़ा, जो पढ़ते हैं इसका सही जवाब हो जाएगा महीप सिंह। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव ये तीनों आपके नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं। ठीक है, नई कहानी आंदोलन जो कि लगभग 1956 के समय में आती है, और सचेतन कहानी आपकी 1964 के लगभग आती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी महीप सिंह। अगला है निम्नलिखित नाटक एवं नाटककारों को सुमेलित करिए। सभी नए नाटककार हैं। ठीक है, पूछ रहा है ये नए नाटककार, यहाँ पे इसमें नाटक दे दिया है, यहाँ नाटककार दे दिया है, इसको सुमेलित करिए। सामान्यतः इस तरह के जो सुमेलित करने वाले प्रश्न होते हैं ना वो बड़े आसान होते हैं। ठीक है, लेकिन जब रचना और रचनाकार इस तरह के हों तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए आते हैं, कुछ देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो समझ में आ रही हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं असगर वजाहत। ठीक है, असगर वजाहत ये थोड़े से चर्चित रचनाकार हैं। नरेंद्र मोहन थोड़े से चर्चित रचनाकार हैं। इनकी रचनाएं हम जब पढ़ाने के क्रम में भी पूरा याद करते हैं कि ये रचनाकार हैं, तो सबसे पहले हमें थोड़ा छांटने वाला विकल्प अपनाना चाहिए कि ये किसका है। ठीक है, तो असगर वजाहत की नई रचना है इन्ना की आवाज़। ठीक, ये एक समझ में आ गया, थोड़े क्लियरिटी हो गई। अब हम पहले देखेंगे इन्ना की आवाज़ डी का 2 किस में है। डी का 2 ये 2 में है। ठीक, अब आते हैं, एक है आपके नरेंद्र मोहन। नरेंद्र मोहन की रचना है अभंग गाथा। ये रचना काफ़ी चर्चित भी रही है इस समय साहित्य में विषय के तौर पे। दूसरा है ए का 3। ए का 3 एक तो डी में है और इसमें है, तो हम देखते हैं ए का 2 डी का 3। इस हिसाब से ये रचना जो है ज़्यादा क्लोज है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि बी जो है वह ए विभु कुमार की है। अब बचता है एक, तो एक का विकल्प तो आप जाहिर सी बात है आप सिंपली लगा देंगे डी की। तो इस हिसाब से विकल्प क्या सही हो जाएगा, ए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन, मिलान वाले क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, लेकिन अगर 2-3 भी मिल गया तो आपके मुंह पे मुस्कान वही आ जाती है जो कि क्वेश्चन हल करने की होती है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, भारत दुर्दशा के बारे में पूछा है। भारत दुर्दशा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है। भारत दुर्दशा भारतेंदु जी की बड़ी फेमस रचना है, आपके यूजीसी के भी सिलेबस में है और यूपीएचएससी के भी सिलेबस में है, इसलिए सिलेबस के तो जितने पुस्तक लगा है उसको तो छोड़ना नहीं है। ठीक है, पूछा है क्या माना जाता है। सामान्यतः भारत दुर्दशा क्या है, नाटक है। ठीक, और नाटक किसका है, भारतेंदु जी का नाटक है, व्यंग्य नाटक है, इसको हम अगर तौर पे कहें तो। अब आपके विकल्पों में क्या कहीं व्यंग्य नाटक दिया हुआ है, नहीं। जब आप नाटक को करते हैं तो नाटक जो है वो काव्य शास्त्रीय दृष्टि से 10 भाग में विभाजित किया जाता है। 10 अलग अलग हैं, जिसमें आपका नाटिका आता है, नाटक आता है, प्रहसन आता है, गीत रूपक आता है, गीत नाट्य आता है, कई तरह के ऐसे 10 भाग होते हैं। उन 10 में से पूछा है कि भारत दुर्दशा आपकी क्या है। आपके विकल्प है ए नाटिका, बी नाट्य रासक, सी प्रहसन और डी गीत रूपक। भारत दुर्दशा क्या है, बी नाट्य रासक। ठीक है, अब मैं इसके साथ बता दूं, इनकी एक और रचना है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी क्या है,
प्रहसन। ठीक, तो भारत दूसरा, इसका सही क्या जवाब क्या हो जाएगा? बी, नाट्य रासक। अगला है, रीति के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का कैसा दृष्टिकोण है? वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ठीक है, रीति संप्रदाय के वामन जो है प्रवर्तक है। जब काव्य शास्त्र आप पढ़ते हो तो टोटल 6 संप्रदाय उसमें आते हैं, जिसमें आपका रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि और औचित्य, ये 6 प्रमुख संप्रदाय हैं। इसमें रीति संप्रदाय का प्रमुख बहुत स्थान है। अगर आप देखोगे तो रस के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अलंकार को भी मानते हैं, पर रीति जो है वो अलंकार के साथ मिश्रित हो जाती है, और रीति आधुनिक साहित्य के हिसाब से भी बड़ी महत्वपूर्ण है। पूछ रहा है वामन इसमें से ने रीति को किस तत्व के आधार पे माना है? आपके विकल्प हैं, ए विशुद्ध सौंदर्यवादी, बी विशुद्ध शिल्पवादी, सी विशुद्ध कथ्यवादी, डी विशुद्ध रसवादी। तो रसवादी तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि रीति से वह रस को अलग मानते हैं। रीति क्या करती है? कल्पना का रूप आवरण जो है वह अच्छा सुंदर बनाती है। सही भी जवाब हो जाएगा विशुद्ध सौंदर्यवादी। वामन की रचना है जो उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया सूत्र। ठीक है, उस कविता में, उस अपनी रचना में ही इन्होंने रीति का यह अपना मंतव्य दिया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए विशुद्ध सौंदर्यवादी। ठीक है, प्रश्न है, चलती चाके देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। इस काव्य पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? हम जानते 3 शब्द शक्तियाँ प्रमुख होती हैं। कौन सी? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। विलक्षणा नामक कोई शब्द शक्ति ही नहीं होती है, ये ठीक है। तो पहले ही क्लियर है, विकल्प डी तो नहीं हो सकता है। अब हमने 3 में सोचना है कौन सी है। अभिधा क्या होती है? जो सीधे सीधे बात कही जाए और सीधे समझी जाए, तो भाई सीधे बात कही जाती है। ठीक है, सीधी बात है। लक्षणा, जब बात अभिधा से ना बने और कुछ घुमा फिरा कर कहने जाए, पर्टिकुलर किसी चीज़ को इंगित या लक्षित करते हुए कहा जाता है, तो क्या होती है? लक्षित होती है, लक्षणा होती है। इसमें बात लक्षित करी जाती है। और व्यंजना, जो टोटली व्यंग्य है, जब कुछ आपको जो कह सकते हैं ना, किसी चीज़ को बहुत घुमा फिरा कर कहा जा रहा हो, लेकिन आपका मंतव्य जो है वो एग्जैक्टली दूसरा ही हो, जो कि शब्दों से आप समझ ना सके, वो आपकी काम करती है व्यंजना, जहाँ व्यंग्य या व्यंजना शब्द शक्ति होती है। पूछ रहा है यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति है? अब जाने, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा रहा। कबीर जो है वह जीवन की पूरी पृष्ठभूमि को देख रहे हैं और बोलते हैं एक तरफ जन्म है, एक तरफ मृत्यु है, और बीच में जो पूरा जीवन है। अब इसी जीवन के बीच में जो मनुष्य है वह पिसता रहता है और उसको यह नहीं पता है कि अंत जो है वो कहाँ जाना है, कहाँ मोक्ष की प्राप्ति लेनी है, नहीं लेनी है। इसी भव सागर में मनुष्य जो है वो पड़ा हुआ है। तो क्या कह रहे हैं? एक विशेष अर्थ को इंगित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि अर्थ ना अभिधा में आ रहा है ना लक्षणा में आ रहा है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी, व्यंजना। ठीक है, तो 30 का सही जवाब हो जाएगा व्यंजना। ठीक है, तो आज इतने ही प्रश्नों पर बातचीत करते हैं। अब से अगले प्रश्नों के साथ हम और मिलेंगे कल फिर से। आपको अगर इससे ज़्यादा प्रश्न चाहिए, चूँकि मैं ये ध्यान पे देख के रखती हूँ कि हम उस एक प्रश्न को ले तो उस पर हम ठीक ठाक पूरी बातचीत कर सकें,
यदि आपको लग रहा है कि हम 10 प्रश्न से ज़्यादा भी ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप सबकी डिमांड होगी तो हम इस प्रश्नों की संख्या को और बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। वैसे परीक्षा आएगी तो हम खुद ही प्रश्नों की संख्या को भी बढ़ाएंगे, टाइमिंग बढ़ाएंगे, लेकिन आपके ऊपर तैयारी के साथ साथ बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो, हल्के फुल्के माहौल में हम तैयारी करते हुए चले, इसलिए हमने अभी बहुत सीमित प्रश्नों को रखा है। लेकिन अगर आपका ओपिनियन होगा कि प्रश्न को बढ़ाना चाहिए तो हम प्रश्न को बढ़ाएंगे भी, ठीक है। तो तैयारी करते रहिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारा सारा बैच जो है वो ऑलरेडी एचएन अध्ययन ऐप पर रनिंग में है। मैंने पहले ही बताया कि आपको सारा जो बैच है वो इस समय कम से कम ये 3-4 दिन फेस्टिव ओकेज़न में 9 से लेकर के 13 तक तो वैसे ही बहुत कम दाम में मिल रहा है। उस बैच में आपको बड़े वरिष्ठ और अनुभवी लोग पढ़ा रहे हैं। मैं खुद एक बैच आपका लेती हूँ, तो आपको वहाँ किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। आप सभी हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। कभी कोई समस्या हो रही है बैच से संबंधित या अन्य कोई समस्या है, आप उसको भी हमें बोल सकते हैं। पर्टिकुलर आप टेस्ट चाहते हैं तो टेस्ट भी मिल जाएगा, नोट्स चाहते हैं तो नोट्स के लिए भी आपको अलग से बैच जो है वो मिल जाएगी। और उसके अलावा पूरा का पूरा बैच भी लेना चाहते हैं तो उस बैच में आपको नोट्स और टेस्ट जो है वो फ्री मिल रहा है, ठीक है। तो जैसी भी आपकी सुविधा या ज़रूरत हो आपको तैयारी करने के लिए, उस हिसाब से आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच ज्वाइन करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हमारा ऐप डाउनलोड करें, एचएन अध्ययन ऐप, जो कि प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। कभी कभी डाउनलोड करने के बाद आपको चीज़ें और क्लियर हो जाती हैं। तो ठीक है, तो तैयारी करते रहिए आप सभी, एचएन अध्ययन आपके साथ है। शुक्रिया।